की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर हिला देने वाली है जो पाकिस्तान से आई है। इमरान को मारने का प्लान है। सेना इमरान को निपटाने की तैयारी में है, क्योंकि इमरान ने सीधे सीधे दुश्मनी और पंगा मोल लिया है पाकिस्तान की सेना से, जो दुनिया की सबसे खराब सेनाओं में शुमार है, जिसका इतिहास लंबा चौड़ा है कि उसने कैसे सियासतदानों को, अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। बॉर्डर पर लड़ने के लिए तो ये आतंकी भेजते हैं, खुद नहीं लड़ पाते, लेकिन अपने देश में हुकूमत के लिए सियासतदानों को मरवा भी देते हैं। बहरहाल सेना के चाहने के बावजूद, अगली तस्वीर दिखाइए, इमरान खान आज आजाद हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं कोर्ट नंबर 2 से। इमरान खान बाहर निकले, नीली जैकेट और ब्लैक चश्मे में। इमरान खान एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट गए, कोर्ट नंबर 2 से कोर्ट नंबर 4 में गए, लेकिन इमरान को कोर्ट ने आज रिहा कर दिया। अगली तस्वीर दिखाऊं उससे पहले आपको बताता हूं कैसे पाकिस्तान में दो फाड़ हो गए। कौन कौन? सरकार और सेना एक साथ खड़ी है, इमरान और न्यायपालिका एक तरफ खड़े हुए। ये दो फाड़ हुए। एक डेमोक्रेसी में वैसे तो कहने के लिए डेमोक्रेसी, अब मैं आपको दिखाऊं, शहबाज शरीफ और उसके बगल में आप देख रहे हैं असीम मुनीर। दुआ बहुत देर से मांग रहे थे, लेकिन कबूल हुई नहीं कि इमरान को निपटा सकें। तो सरकार और सेना एक तरफ है और दूसरी तरफ इमरान खान, और बगल में आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इमरान खान को कल रिहा किया था। इमरान खान इनके करीबी हैं। तो न्यायपालिका और इमरान एक तरफ है और इधर सरकार सेना एक तरफ है। लेकिन तैयारी यह है दरअसल कि इमरान खान को निपटा दिया जाए, क्योंकि इमरान खान अब सेना की आंखों में चुभने लगे हैं। हालत यह है कि सेना भी दो फाड़ हो गई है। सेना के अधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी पत्नियां गिरफ्तार कर ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका है। इमरान और सेना की सीधी जंग शुरू हो गई है। इमरान ने दुनिया की सबसे भ्रष्ट और बदनाम सेना से दुश्मनी कर ली है। जिस सेना की आंख का तारा थे इमरान, आज उसी सेना की आंखों की किरकिरी बन गए। इमरान जानते हैं उनकी जान खतरे में है। पाकिस्तानी सेना इमरान की कभी भी और कहीं भी हत्या करवा सकती है, और इसलिए पाक सेना के अंदर भी बगावत हो गई है। सेना भी दो हिस्सों में बंट गई है। सेना के अधिकारी से लेकर उनकी पत्नियां तक गिरफ्तार कर ली गई हैं। आइए आपको जल्दी से मैं दिखाता हूं कि पाकिस्तान की सेना में कैसे टूट हो गई है। पाकिस्तान की सेना में अंदर ही बगावत हो गई है, और यह बगावत पता नहीं कौन सा भूचाल लेकर आने वाली। पाकिस्तान की हालात देखिए जरा, ये देख रहे हैं, एक तरफ सेना का एक धड़ा बटा हुआ है जो इमरान के खिलाफ है, इमरान को कभी भी निपटा सकता है, मार सकता है। दूसरी तरफ जो जवान सेना का हिस्सा इमरान के साथ खड़ा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बीवियों को, पत्नियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में यह हो रहा है। लाहौर में कोर कमांडर के सीओएस को फौरन हटा दिया गया है। ब्रिगेड कमांडर और सेना इकाई के सीओ को बर्खास्त कर दिया गया है। सेना के अधिकारियों की पत्नियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 से ज्यादा अधिकारियों और उनकी पत्नियों को अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान में। ये अधिकारी इमरान खान के समर्थक बताए जा रहे हैं। सभी के इमरान समर्थक होने को लेकर इनकी जांच चल रही है। इस बीच पाकिस्तान में नैब के डीजी को भी हटा दिया गया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार करके नैब को सौंपा था। नैब ने ही इमरान को उसके बाद गिरफ्तार किया था। वकार चौहान को नया नैब का डीजी बना दिया गया है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाक सेना में बहुत बड़ी फूट हुई है। इमरान समर्थकों के खिलाफ 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों के साथ जमकर मारपीट हो रही है। इमरान समर्थकों की परेड निकाल रही है सड़कों पर सेना। इमरान के नाम पर फौज पहले दो हिस्सों में बटी थी, और अब दूसरे धड़े के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर के कोर कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया है। सलमान फैयाज ने असीम मुनीर का आदेश नहीं माना था। असीम मुनीर सेना प्रमुख, इमरान पर आर्मी चीफ मुनीर का आदेश नहीं मानने पर एक्शन लिया गया। पाकिस्तान में हिंसा के बीच विदेश दौरे पर असीम मुनीर। सोचिए, पाकिस्तान जल रहा है और मुनीर कतर में बैठे हैं। कतर के आधिकारिक दौरे पर पहुंच गए असीम मुनीर।
असीम मुनीर की गैर मौजूदगी में पाक में अब सवाल उठ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं पाक को आग में झोंक कर मुनीर कहां गायब है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान का मर्डर हो सकता है। इमरान खान की एक तस्वीर आपको याद होगी, देश का पूर्व प्रधानमंत्री, थोड़ी तो इज्जत बख्शते, लेकिन देखिए कैसे पकड़कर गिरफ्तार किया, पकड़कर ऐसे गिरफ्तार किया हो जैसे कोई आतंकी। ये बात खुद इमरान कह रहे हैं, आतंकी, अपराधी, कोई डकैत हो, ऐसे इमरान को पकड़कर ठूस दिया। और न सिर्फ ये, तो तस्वीर वो है जो कैमरे के सामने है। सोचिए इमरान को जब लेकर गए, जब कैमरे के सामने नहीं थे, तो इमरान को लाठियों से मारा है, बेरहमी से पीटा है। क्या इमरान को तभी जान से मारने की तैयारी थी? इसीलिए इमरान कह रहे हैं कि उन्हें निपटाया जा सकता है। देख रहे हैं आप, इमरान को बेरहमी से पीटा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोर्ट से उठा लिया घुसकर। इमरान ने कहा गिरफ्तार नहीं किया गया, मुझे अगवा किया गया था, मेरा अपहरण हुआ था, कस्टडी में मुझे मारा गया, पीटा गया, आतंकी की तरह गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे क्रिमिनल जैसा सलूक किया गया मेरे साथ। सुप्रीम कोर्ट में कहा मुझे डंडों से पीटा गया है, 145 से ज्यादा फर्जी केस लगा दिए गए हैं, कस्टडी में टॉर्चर किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान थप्पड़ भी मारे गए, 24 घंटे से वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। इमरान ने मकसूद की हत्या की आशंका जताई थी और इमरान खान के वकील को भी पीटा गया, वकील के सिर से खून निकलने लगा, इतना मारा गया। इमरान के सुरक्षा गार्ड्स को भी पीटा गया था, मारपीट के दौरान सुरक्षा गार्ड्स को भी चोट आ गई थी। सोचिए पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी ऐसे होती है कि उसके सुरक्षा गार्ड्स को भी पीटा जाए। इमरान कह रहे हैं मेरा अपहरण था, इसीलिए कह रहे हैं बेशक इमरान बाहर आ गए हो, लेकिन कितने दिन जिंदा हैं कोई नहीं जानता। खुद सुनिए, इमरान बता रहे हैं अपनी पिटाई की कहानी। इसमें रिलीफ, मैं हाई कोर्ट पे बैठा हूं, मेरे पास कोई, उनके पास एक जवाब नहीं था मुझे पकड़ने का, मुझे एबडक्ट किया गया है और जाके वहां फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं। ये तो जंगल के कानून में होता, यानी किधर गई पुलिस, किधर क्या कानून, यहाँ तो एक जंगल का कानून है, बल्कि ऐसे लग रहा है जिस तरह के यहाँ तो एक मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। सोचिए जरा, इमरान खान को इस वक्त न अपनी सेना पर भरोसा है, न पुलिस पर भरोसा है, न सरकार पर भरोसा है। वो जान रहे हैं कोई भी मरवा सकता है, अपनी सुरक्षा खुद लेकर चलते हैं इमरान खान। देखिए जरा, इस तस्वीर का दुनिया मजाक उड़ा रही थी कि इमरान खान ये बाल्टी उल्टी करके क्यों सर पर डाले हुए हैं। दरअसल ये बाल्टी उल्टी नहीं कर रखी है, इमरान खान को लग रहा है घर से बाहर निकले नहीं कि कोई गोली कहीं से आकर लगी नहीं। इसलिए इमरान जब कोर्ट में गए पेशी के दौरान, तो अपनी निजी सुरक्षा पाकिस्तानी सेना नहीं ले गए, ना इस्लामाबाद की पुलिस थी। इमरान खान देखिए अपनी निजी सुरक्षा के अंदर कोर्ट पहुंचे, ये वजह है कि मार ना दे कोई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के बीच इमरान रहते हैं और इसीलिए जब पाकिस्तान के रेंजर्स इमरान को गिरफ्तार करने आए तो इनकी सिक्योरिटी वालों को, इनके सुरक्षा कर्मियों को भी पीटा था। अगली तस्वीर दिखाई जरा, देख रहे हैं, ये देखिए जरा, इमरान के गार्ड, ये देखिए, ये पर्सनल गार्ड थे इमरान के। सोचिए इमरान खान ने पर्सनल गार्ड ले रखे, इसलिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीटा इन्हें, और ये रेंजर्स, ये सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल ना होते तो इमरान खान का क्या हाल होता। इसलिए इमरान खान ने अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी है, पता नहीं कब मरवा दिए जाएं। देखिए जरा, इमरान को पाक सेना से डर है, यानी अकेले वो निकलते नहीं, कोर्ट जाने को तैयार नहीं थे कि उन्हें कब कौन आकर मार दे वो नहीं जानते। अब देखिए जरा तस्वीर, ये देख रहे हैं, ये बाल्टी उल्टी करके सर में नहीं डाला है, ये डर है कि आसमान से, ऊपर से कोई गोली आकर ना लग जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा भी खुद लेकर चलते हैं। सेना का कोई भरोसा नहीं है। इमरान को पाक में फौज से हत्या की आशंका है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, आतंकी भी पालते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इमरान ने जरदारी पर हत्या की आशंका जताई थी और आतंकी संगठन को जरदारी ने हत्या की सुपारी दी थी। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान की सुरक्षा हटा दी। सोचिए
कोई सुपारी दे किसी को, किसी की सुरक्षा को थ्रेट हो तो उसे सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इस्लामाबाद सुरक्षा हटा ली। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने इमरान को सुरक्षा दी। खैबर पख्तूनख्वा क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के 50 जवान इमरान के साथ हर वक्त रहते हैं। इमरान की यहीं पर लोकल गवर्नमेंट है, यानी यहीं जीते इनके सीएम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के, इसलिए वहां से सुरक्षा ली। बाकी कहीं से पुलिस नहीं ली, कोई सेना नहीं। वजीराबाद में हमले के बाद से ये जवान इनके साथ रहते हैं। इमरान के घर के बाहर की सुरक्षा भी सरकार ने हटा ली थी। इमरान खान पर पहले हमले भी हो चुके हैं और इमरान खान के लॉन्ग मार्च गुजरावाला में हमला हुआ था, आपको याद होगा इमरान के ऊपर। फायरिंग में इमरान खान के पैर में गोली लगी थी, फिर अस्पताल गए, बाल बाल बचे। हमलावर ने कंटेनर के नीचे से इमरान पर गोली चलाई थी। इसके बाद इमरान को पाकिस्तान फौज पर भरोसा नहीं रहा। दरअसल इमरान से जनरल असीम मुनीर की बनती नहीं है। यह असीम मुनीर, इमरान ने मुनीर को आईएसआई चीफ पद से हटा दिया था। शाहबाज सरकार ने मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया। इमरान से बदला लेने के लिए मुनीर की नियुक्ति हुई थी और मुनीर ने इमरान पर आतंकियों से सांठगांठ का आरोप लगाया। मुनीर ने इमरान की पत्नी पर घूसखोरी का आरोप लगाया। बुशरा बीबी पर भ्रष्टाचार के आरोप मुनीर ने लगाए थे। इसके बाद से ही इमरान और मुनीर में तनातनी बनी हुई है। यह है दोनों के बीच लड़ाई की वजह। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं इमरान खान पर जब फायरिंग हुई। सोचिए, जब सत्ता से बेदखल हुए, ये इमरान खान जा रहे थे, ये काफिला थे, देखिए गोलियों की आवाज आई, इमरान खान पर फायरिंग होने लगी। सुनिए जरा, इमरान खान रोड शो कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर गोलियां चलने लगी। सुनिए, उससे पहले आपको दिखाऊंगा और बताने जा रहा हूं। सोचिए जरा, इमरान कभी सेना के लाडले हुआ करते थे, सेना को बहुत पसंद थे, लेकिन आज सेना ही उनकी दुश्मन है। इमरान को सेना ही मरवाना चाहती है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, बाजवा कुर्सी में बिठाया इमरान को, और इधर देखिए, इसी सेना ने गिरफ्तार भी करवा लिया। तो कहने का मतलब है लाडला आज चुभने लगा है। इमरान कभी पाकिस्तानी सेना की आंखों के तारा थे। विपक्ष इमरान को सेना का दुलारा कहता था ये सिलेक्टेड नहीं है, यानी इलेक्टेड नहीं है, चुनकर नहीं आए, ये सिलेक्टेड है, इन्हें सेना ने चुना है, लोगों ने नहीं। कहा जाता है कि सेना ने जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी इमरान के। पाक की विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर आरोप भी लगाए इमरान पर, लेकिन अब इमरान सेना में 36 का आंकड़ा हो गया है। सेना के दुलारे रहे इमरान आज कांटा बन गए। इमरान ने एक रैली में सेना पर सवाल उठाए थे। मेजर जनरल पर फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए और नसीर पर 2 बार हत्या की साजिश का आरोप भी लगाया। टीवी एंकर अरशद की हत्या में भी नसीर का हाथ बताया था। यहीं से इमरान और पाकिस्तानी सेना में दुश्मनी हुई। इसके बाद सेना ने इमरान से हाथ खींच लिए तो सरकार गिर गई। जिस सेना ने इमरान को बनाया उसी से इन्होंने पंगा लिया। आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर बाजवा से विवाद हुआ। इसके बाद सेना ने इमरान को गद्दी से ही हटवा दिया। नवाज और जरदारी ने मिलकर सरकार बना ली। सुनिए जरा, इमरान खुद भी अब देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. And one man. इमरान को आपने सुन लिया। इमरान को अपनी हत्या का डर है सेना से, तो अकेले इमरान को नहीं है। सेना इससे पहले भी एक शख्स की हत्या करवा चुकी है। बहुत से लोग इन्हें पहचानते होंगे, बंगाल में रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने भी सेना से पंगा लिया, सेना ने इन्हें घुस कर मारा था। आइए मैं आपको बताता हूं कौन है शेख मुजीबुर रहमान। और कहा जा रहा है इमरान का हाल भी शेख मुजीबुर रहमान की तरह हो सकता है। जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, उसे बांग्लादेश बनाने में शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा रोल था। देखिए जरा कैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। ये इमरान और असीम मुनीर देख रहे हैं आप, और उस वक्त के आर्मी चीफ जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करवाई। इमरान की तुलना इस वक्त शेख मुजीबुर रहमान से ही हो रही है। बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख,
और इमरान ने उन्हीं की तरह जंग लड़ने का दावा किया। शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग के नेता थे उस वक्त। चुनाव जीतने के बाद भी शासन नहीं करने दिया गया उन्हें। इमरान कहते हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा। बांग्लादेश की आजादी के लिए पाक सेना से जंग लड़ी शेख मुजीबुर रहमान। 1971 में पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था। 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। परिवार के कई सदस्यों की हत्या की गई थी। राष्ट्रपति के घर की रक्षा करने वाली सेना ने हमलावरों को रोका तक नहीं। मुजीब के बेटे शेख कमाल को ग्राउंड फ्लोर पर गोली मार दी गई। इसके बाद मुजीब को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। मुजीब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमलावरों ने मुजीबुर रहमान को भी गोली मार दी। अब ऐसा ही इमरान को भी खौफ है। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब बता रहे हैं कि इमरान कितने सुरक्षित हैं। एक पॉलिटिशियन को इतना पॉपुलर सपोर्ट है कि वो पाकिस्तान की सेना पे सीधा टक्कर ले सके, ये पहले हमने कभी होते नहीं देखा। जिस भी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान की सेना से पंगा लिया है उसका हश्र बुरा हुआ है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रीट पावर है वो चैलेंज कर रही है पाकिस्तान की फौज को। इट वॉज अनहर्ड ऑफ कि पाकिस्तान के कोर कमांडर के घर पे आवाम हमला करे, रैनसैक करे, जला दे। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो रहा है साहब। मैंने आपको शुरू में बताया कि किस तरह से सेना और सरकार एक तरफ है, इमरान और न्यायपालिका एक तरफ है। ये देख रहे हैं इमरान की तस्वीर, कोर्ट के अंदर की तस्वीर है। बताया गया फवाद चौधरी की पत्नी उनके साथ बैठी हुई थी, इमरान के मंत्री रहे। इमरान खान उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने क्या कहते हुए इमरान को रिहा किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तल्ख तेवर में कल कहा था कि इमरान खान को फौरन रिहा किया जाए। लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ, जब इमरान खान को हाई कोर्ट में पेश किया गया, इमरान खान मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे इमरान खान और जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी। कोर्ट के बाहर पुलिस रेंजर्स टीम मौजूद थी। कहा गया कि इमरान यहां से जमानत मिलेगी तो बाहर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अल कादरी ट्रस्ट मामले में सुनवाई हुई और अदालत ने 2 हफ्ते की जमानत दे दी इमरान को। अब देखिए इमरान के वकील पहुंचे। इमरान के वकील ने कहा बाहर इमरान की गिरफ्तारी का इंतजाम हो रखा है, आप यहां छोड़ेंगे, बाहर फिर पकड़ लेंगे, निकलते ही दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेंगे। पंजाब पुलिस और रेंजर्स की टीम मौजूद है। इमरान खान ने कहा अगर अब गिरफ्तारी हुई तो फिर बवाल हो जाएगा, फिर मुझे जिम्मेदार न ठहराएं। हाईकोर्ट ने कहा किसी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। 9 मई के बाद दर्ज किसी केस में आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 17 मई तक पुलिस इमरान को गिरफ्तार नहीं करेगी। इमरान को प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई इमरान के और अगले आदेश तक गिरफ्तार न करने का आदेश सुनाया गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी गैर कानूनी कही थी और इसके साथ ही फौरन रिहाई का आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज हाईकोर्ट से बेल लेने को कहा था, तो इमरान अपनी रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं, इमरान अगर जिंदा रहे, आर्मी ने उन्हें बख्श दिया, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इमरान ऐसे भी बहुत लोकप्रिय पाकिस्तान में इस वक्त हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं, लोग आटे के लिए भटक रहे थे, इमरान प्रधानमंत्री नहीं रहे, इसने इमरान को और लोकप्रिय बनाया है। पाकिस्तान की गिरती स्थिति से लोगों को लगा कि यही ठीक था। तो अब जेल जाने से, गिरफ्तार होने से क्या इमरान की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता और बढ़ गई है? पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए।
अब अगर देखा जाए तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब अभी बनीगाला या लाहौर दोनों में से एक लोकेशन पे जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बाहर होने की वजह से वो अभी भी प्रेमिसेस में मौजूद। मेरे ख्याल में जो कुछ भी लास्ट वीक हुआ या इस हफ्ते के शुरू में हुआ, जिस तरीके से उनको पकड़ा गया, उससे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, बहुत ज्यादा पेचीदा हो गए थे। तो अगर इनको दोबारा से पकड़ा जाता है तो फिर से दोबारा से हालात खराब होंगे। अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान सेना के लाडले नहीं रहे, अब वो न्यायपालिका के लाडले हो गए, अब वो जज साहब के लाडले हैं। ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कल यही चीफ जस्टिस थे जिनके सामने इमरान को लाकर खड़ा किया गया। जस्टिस साहब देखते ही मुस्कुराए और बोले हैप्पी टू सी यू। अब कहा जा रहा है दरअसल इन्होंने इमरान को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान इनके करीबी हैं, अच्छे रिश्ते हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये इमरान खान बैठे और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे, सीजेपी। कहा जा रहा है इनके साथ बहुत मधुर रिश्ते हैं, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। अब देखिए इमरान पर जो आरोप लग रहे हैं, और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ही इमरान की रिहाई की बात की, सबसे पहले शहबाज शरीफ तिलमिला गए, उनकी मंत्री तिलमिला गई और सीधे न्यायपालिका पर, जुडिशियरी पर, चीफ जस्टिस पर हमला करने लगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इमरान के यार भी हैं। ये बेशक पुरानी तस्वीर लग रही है और ये अभी की तस्वीर है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान पर बवाल हुआ। इमरान की पेशी के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आपको देखकर खुशी हुई, पर सरकार ने इस पर सवाल उठा दिए कि चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने यह बयान दिया था। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के बयान की आलोचना की। चीफ जस्टिस ने अपने पद के अनुसार बयान नहीं दिया। इमरान चाहते हैं कि पाकिस्तान हर सूरत में डिफॉल्ट हो जाए। 9 मई को पाकिस्तान के लिए काला दिन था, यानी जब इनको छोड़ा गया। शहबाज सरकार चीफ जस्टिस के फैसले को पलट चुकी है। पंजाब में चुनाव कराने के फैसले को पलट चुकी है। चीफ जस्टिस के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। यानी इनकी लड़ाई शहबाज शरीफ से है पुरानी, क्योंकि इनकी यारी है। चीफ जस्टिस खुद से किसी मामले पर अब संज्ञान नहीं ले सकते। पहले पाकिस्तान में ऐसा था कि चीफ जस्टिस जिस मामले में चाहे स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। ये सारे पावर, ये सारी ताकत शहबाज शरीफ ने छीन ली। वहीं मरियम औरंगजेब ने चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए थे। लाडले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं। चीफ जस्टिस को पद से इस्तीफा देकर पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए, यह कहा है शहबाज की मंत्री ने। सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शय दे रहा है। गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई और आपके लाडले ने जितना नुकसान एक दिन में किया है, उतना तो भारत 75 साल में नहीं कर सका, यह कहना है सरकार का। इमरान के 60 अरब रुपए के घोटाले पर सवाल क्यों नहीं किए गए? सुनिए जरा, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं अपनी न्यायपालिका पर और उनकी मंत्री क्या कह रही है। कल यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान साहब आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे मुकदमे में क्या तारीख में कोई और मिसाल मिलती है? यानी किसी ने करप्शन की हो तो दूर की बात है, एक मुलजम अदालत के कटहरे में आए और जज कहे कि आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। कतई नजर इस बात के कि वो बेगुनाह है या कातिल है या खाइन है या डाकू है या चोर है या रेपिस्ट है, कभी अदालत के कटहरे में किसी ऑर्डिनरी जज ने भी कहा कि आप बतौर मुलजम आए हैं तो आपको मिलकर तो अच्छा लगा। अगर उस वक्त ये मोहब्बत और ये लव अफेयर खत्म हो जाता तो आज चीफ जस्टिस साहब अदालत की बेतौकीरी नहीं होती जो आज हो रही है। अदालत की बेतौकीरी तब होती है जब मुल्क की अदालतें दहशतगर्दों की, मुसल्लह जत्थों की और मुजरिमों की पनाहगाहें बनती हैं। अदालतों की बेतौकीरी, इंसाफ की बेतौकीरी और आइन की बेतौकीरी उस वक्त होती है जब अदालतों के फैसले मुजरिमों की पुष्टपनाही करते हैं। अदालतों की बेतौकीरी उस वक्त होती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बिहार से। तेज प्रताप की सेना और बाबा बागेश्वर की सेना आमने सामने।
तैयारी यह है कि बाबा बागेश्वर कल लैंड होने वाले हैं बिहार में। कल से कार्यक्रम शुरू है। तेज प्रताप पहले चुनौती दे चुके हैं कि बिहार में आना मत, आना तो संभल कर आना। इन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पटना में क्या हुआ, बाबा बागेश्वर का पोस्टर फाड़ दिया गया। देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये पटना की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाबा बागेश्वर अभी पहुंचे नहीं है। उनके पहुंचने से पहले देखिए जरा उनका पोस्टर कौन फाड़ रहा है। ये देखिए, उनका बड़ा पोस्टर लगाया गया था बाबा बागेश्वर का, दरबार होने वाला, श्री हनुमंत कथा। और तेज प्रताप ने चुनौती दी है कि हम तो आपका विरोध करेंगे। और तेज प्रताप का ही कोई संभव है, उसी जहनियत और वैसा ही कोई समर्थक होगा जिसने जाकर बाबा बागेश्वर का पोस्टर फाड़ दिया है। आइए, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में वो लोग भी हैं जो बाबा बागेश्वर का वेलकम करने की तैयारी में। देख रहे हैं, आज कलश यात्रा निकली। ये देखिए, नौबतपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नौबतपुर की महिलाएं और बाबा बागेश्वर का स्वागत उनके आने से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्साह लोगों में है कि बाबा बागेश्वर बिहार पहुंच रहे हैं और नौबतपुर में उनका वेलकम किया जाएगा। उससे पहले ये कलश यात्रा निकाली गई। अगली तस्वीर दिखाई। एक तरफ कलश यात्रा, दूसरी तरफ लाठी यात्रा। ये तेज प्रताप अपने लाठी गैंग के साथ बाबा बागेश्वर का विरोध करने की तैयारी कर चुके हैं। उनके आने से पहले ये गैंग बना लिया था तेज प्रताप ने। अगली तस्वीर दिखाई। तो उसी बिहार में ये देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर के वेलकम के लिए ये सैंड आर्ट बनाई गई है। लिखा हुआ है सुस्वागतम बिहार में बाबा बागेश्वर का। अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा बागेश्वर के पहुंचने से पहले ही उन्हें एक नोटिस दिया गया। यानी बिहार में एंट्री से पहले ही उन्हें बता दिया गया है कि आपने जो कार्यक्रम की तैयारी की है वो दुरुस्त नहीं है, उसे जरा दुरुस्त कर लीजिए। कल से बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होने वाला है और पटना के नौबतपुर में तमाम तैयारियां हो गई हैं। लेकिन कार्यक्रम से पहले प्रशासन ने नोटिस थमा दिया। कहा है वॉच टावर नहीं है, अग्निशमन यंत्र पर नोटिस जारी कर दिया गया है। कहा है कार्यक्रम में अग्निशमन यंत्र पर्याप्त नहीं है, आग से निपटने के लिए पूरे इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही कार्यक्रम में सीसीटीवी भी लगाने को कहा गया है। पार्किंग, बैरिकेडिंग की व्यवस्था पर भी नोटिस दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम स्थल का ऑडिट किया गया बाकायदा और इसी ऑडिट के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। नौबतपुर में 13 तारीख से लेकर 17 मई तक हनुमंत कथा होनी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। बाबा बागेश्वर तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो लोग विरोध कर रहे हैं, कहावत है वो देहात में कि रस्सी जल जाता है ऐठन नहीं जाता है। एक रथ रोके थे उनके पिताजी भी, माननीय अडवाणी जी का रथ का, जो राम जन्मभूमि का रथ निकाल करके वो चले थे देश को जगाने के लिए। आज राम मंदिर बना ना, उनके पिताजी का क्या अर्थ हुआ? राम मंदिर का जो रथ रोके थे, आज ही बागेश्वर आकर रथ रोकेंगे। अरे जाकर उनसे कुछ सीख, बुद्धि, ज्ञान प्राप्त कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन लोग का अंत समय अब निकट है। ये बजरंगबली को रोकना चाहते हैं। ये कहते थे राम के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं, तो ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। तेज प्रताप जी होपलेस हो गए हैं, राजनीतिक उनका जीरो हो गया है, सुनना। अब वो करेजा पीट रहे हैं एक जाति को लेकर के कि वो वोट बैंक हमारा बना रहे, वो भी उस चीज में भूल में है। इससे कुछ नहीं उनका होने वाला है और न उनका विकास होगा। अब वो गर्त में जाने वाले हैं। ये हिंदू राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा, पहले भी था अब भी है। तेज प्रताप जी विरोध कर रहे हैं बाबा को, ताकि क्योंकि बाबा का कहना है कि हमारा जो राष्ट्र हो हिंदू राष्ट्र हो, इसलिए वो लगते हैं कि बिहार जो आएंगे तो बाबा का कथा करोड़ों लोग सुनेंगे। उनसे लगता है कि आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा, इसलिए तेज प्रताप जी विरोध कर रहे हैं। और अब बात उनकी करते हैं जो बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर पर पहले सवाल उठा चुके हैं। वो बाबा बागेश्वर को देशद्रोही तक कह चुके हैं। तेज प्रताप को सुनिए जरा। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है।
देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा हो। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा हो। तो बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को भी चुनौती है प्रशासन के लिए। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से बाबा बागेश्वर का काफिला चलता है, भारी भीड़, गाड़ियों का काफिला और उनके समर्थक दोनों तरफ होते हैं। ऐसे में जब बिहार में इस तरह की धमकी खुद एक मंत्री दे रहा हो तो सुरक्षा चुनौती हो जाती है पुलिस के लिए। देखिए जरा, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसी होगी इस दौरान, पुलिस ने क्या तैयारी की है प्रशासन के लिए। बाबा के पहुंचने से लेकर 17 तारीख तक बाबा रहने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं। कल कार्यक्रम के लिए बाबा पटना पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पहुंचते ही बाबा को सुरक्षा घेरे में ले लिया जाएगा। एयरपोर्ट से पंडाल तक चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। 50 से अधिक ट्रैफिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पंडाल के अंदर और बाहर मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। सीसीटीवी से पूरे पंडाल की निगरानी की जाएगी। एक वॉच टावर आने वाली भीड़ पर पैनी नजर रखेगा और फायर ब्रिगेड की टीम भी पंडाल में मौजूद रहेगी। मेडिकल की टीम को भी पंडाल में व्यवस्था की गई है बाकायदा। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजीपी जितेंद्र गंगवार। सभी तरह के धार्मिक पर्व त्योहार आयोजन सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, जहां कहीं भी भीड़ इकट्ठा होती है, लोग आते हैं तो उनके आवागमन के लिए, ट्रैफिक के लिए, सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी बंदोबस्त है जिला प्रशासन कर रहा है। और आयोजकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को पता है एक कमीशन भी इसमें गठित हुआ था। और धर्म आयोजनों के मामले हों या कोई भी मामले हों, सभी आयोजन जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, लोग जुड़ते हैं, वहां पर सुरक्षा के और विधि व्यवस्था के जो भी उपाय हैं, आयोजकों को गाइडेंस देना, आयोजकों की टीम बनाना, आयोजकों के साथ लाइजन करना, आयोजकों के अलावा अपनी पुलिस बल की व्यवस्था करना, ये सारा काम जिला प्रशासन की टीम करती है। आज की एक और बड़ी खबर यह है जो सीधे असम से आई है वैसे तो, लेकिन है पूरे देश के लिए। एक से ज्यादा शादी तो होगी जेल। हेमंता बिस्वा शर्मा अक्सर इसी तरह के फैसलों के लिए उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। लीक से हटकर कदम उठाते हैं तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने फैसला लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। तैयारी यह है कि एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से बैन होगा। अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर एक्शन क्या लिया ये आपको बताता हूं। राउंड टेबल सेंटर ग्राफिक्स है। 4 शादियों पर बैन लगाने जा रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। और देखिए जरा, ये हेमंता खड़े हैं। असम में बहु विवाह अपराध होने जा रहा है। ये देख रहे हैं, एक से ज्यादा हुए तो दूल्हा जेल में। सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। 2024 से पहले बन सकता है कानून। हेमंता सरकार ने बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बहु विवाह पर अपने सुझाव देगी एक्सपर्ट कमेटी, यानी एक से ज्यादा शादी पर। एक्सपर्ट कमेटी 60 दिनों के अंदर अपना सुझाव देगी, यानी 2 महीने में। कमेटी देखेगी कि राज्य सरकार क्या एक्शन ले सकती है। एक्सपर्ट कमेटी शरीयत कानून की भी जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाया जाएगा। संकेत है कि कानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे। बहुविवाह करने वालों को जेल की सजा हो सकती है, यानी जो एक से ज्यादा शादी करता है। सरकार ने दूसरी वर्षगांठ पर इसका ऐलान किया है और सरकार का मानना है कि यह एक बहुत गंभीर मामला है। बाल विवाह पर एक्शन के दौरान गंभीरता का पता चला जब बुजुर्गों की शादियां बच्चियों से होने का पता चला। आइए अब मैं आपको बताता हूं, ये असम से शुरुआत हुई है इसकी बाकायदा कमेटी बनाकर। कमेटी में कौन कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने इसी तरह के एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद ट्वीट किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। वो लिख रहे हैं, मैंने बहु विवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए विधानसभा के पास अधिकार है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का ऐलान किया था।
अब राज्य सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। Assam government has decided to constitute a committee to scrutinize the provision of the Muslim Personnel Law Sharia Act 1937 along with Article 25 of the Constitution of India in relation to the directive principle of state policy for a uniform civil code. So we are not going towards UCC কাৰণ তাৰ কাৰণে এটা national consensus প্ৰয়োজন হ'ব, central government will take the initiative, but অসমত আমি as a part of that, as a one component of UCC আমি polygamy অসমত বন্ধ কৰিব খুজিছো। The polygamy we want to declare unconstitutional and illegal। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया गया है? 2 महीने में यह कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। तो एक्सपर्ट कमेटी में अध्यक्ष जो है वो रिटायर्ड जस्टिस रूमी फूकन है और इसके अलावा सदस्य हैं महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, उन्हें शामिल किया गया है। सदस्य अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली को शामिल किया गया है इस कमेटी में। सदस्य अधिवक्ता नेकिबुर जमान, ये 4 लोगों की टीम है, कमेटी है जो इस पर रिपोर्ट सौंपेगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मौलाना साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं और मौलाना सैफ क्या कह रहे हैं इस मामले में। इस्लाम में 4 शादियां जायज है और हर मुसलमान को 4 शादियां आज के वक्त में करनी चाहिए। हमारे संविधान में बड़ी खूबसूरती के साथ एक बात कही गई कि हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की इजाजत है। इसलिए मेरा संवैधानिक अधिकार भी है और जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो मुसलमान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। न कि आप इसके लिए समिति गठित कर रहे हैं कि साहब वो 4 शादियां हैं और 3 शादियां और 2 शादियां हैं, लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। जो हमारा राइट है वो हमारे पास है और रहेगा। इस तरीके की आप पॉलिटिक्स करके वक्ती तौर के ऊपर लोगों में एक हैजानी कैफियत पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत का कानून क्या कहता है, किस चीज की इजाजत है और किस चीज की इजाजत नहीं है और किसके लिए क्या कानून है। देखिए जरा, है ये वर वधू आप देख रहे हैं और ये दूल्हा दुल्हन आप देख रहे हैं। देश में मुस्लिमों को बहु विवाह की छूट है, यानी एक से ज्यादा शादियों की छूट है मुसलमानों को। पर्सनल लॉ उन्हें इजाजत देता है। मुस्लिम युवक 4 शादियां तक कर सकते हैं। शर्त केवल यह होती है कि पत्नी को एतराज ना हो। मुस्लिमों को यह छूट शरीयत कानून से, पर्सनल लॉ के जरिए दी गई है, जिसे पर्सनल लॉ 1937 भी कहते हैं। हालांकि यह छूट मुस्लिम महिलाओं को नहीं है। मुस्लिम महिलाओं पर दूसरी शादी पर पाबंदी है। वो पति से तलाक लेकर ही दूसरी शादी कर सकती हैं। शादी को लेकर ऐसा प्रावधान किसी अन्य धर्म के लिए नहीं है। हिंदू धर्म में दूसरी शादी पति या पत्नी की मौत पर या तलाक पर ही हो सकती है। पति या पत्नी 7 साल से गायब हो तब हो सकती है। हिंदू या ईसाई में 1 से ज्यादा शादी पर कार्रवाई होती है। यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत होती है। उन्हें पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। अगर कोई दूसरी शादी करता है तो 7 साल तक की सजा है, बशर्ते उसने तलाक ना ली हो। कोर्ट ऐसे गुनाहगारों पर जुर्माना भी लगा सकता है। जो मुसलमानों को पर्सनल लॉ में 1 से ज्यादा शादी की इजाजत है, उसी के खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कांग्रेस के एक पहुंचे हुए नेता उदित राज क्या कह रहे हैं और बीजेपी नेता तरुण चुग क्या कह रहे हैं। किन परिस्थितियों में किया जा रहा है वोट का पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जा रहा है। एक सेंस दिया जाता है अगर इनके ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन फर्टिलिटी रेट जो देखा है कि पर
फैमिली पर पर्सन कपल 2.1 होना चाहिए। मुस्लिम में भी 2.1 ही हो रहा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूट किया है कमेटी तो अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको इसी यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाना चाहिए या देखा जा रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। स्वागत योग्य है। बेटियों की सुरक्षा, उनके अधिकार, उनके सशक्तिकरण के लिए आज पूरे विश्व के अंदर जन जागरण चल रहा है और यहाँ भी भारत के अंदर भी बेटियां आगे बढ़े, बेटियां को अधिकार मिलने चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये जरूरी है और मैं इसका स्वागत करता हूं। अब आइए आपको बताते हैं एक से ज्यादा शादी के आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में किस धर्म में कितने लोग एक से ज्यादा शादियां करते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले मुसलमानों में भारत में अगर आबादी 20 करोड़ है तो 20 करोड़ में 1.9% आबादी एक से ज्यादा शादी करती है। हिंदुओं में आबादी 100 करोड़ है, उस 100 करोड़ में 1.3% लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं। दूसरे समुदायों में ये लगभग 1.6% है। ये 19-20 का NFHS का आंकड़ा है। लेकिन एक से ज्यादा शादी कई दूसरे मुल्कों में बैन है। कई मुस्लिम देश भी हैं जिसमें ये पहले से बैन है। उसमें टर्की भी वो देश है जिसमें एक से ज्यादा शादी पहले से प्रतिबंधित है। देखिए जरा कौन कौन से देश हैं। अमेरिका में बैन है, कनाडा में, मैक्सिको में, अर्जेंटीना में एक से ज्यादा शादी पर बैन है, ब्राजील में, और दूसरी तरफ देखिए स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और तुर्की में भी एक से ज्यादा शादी पर प्रतिबंध है और बैन है। आइए, तो एक्सपर्ट कमेटी जो है ये 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। आज एक और बड़ी खबर आई वाराणसी से जुड़ी। खबर यह है कि शिवलिंग की अब कार्बन डेटिंग होगी। जो कथित शिवलिंग ज्ञानव्यापी में मिला, ये आप देख रहे हैं, ये ज्ञानव्यापी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो शिवलिंग मिला ज्ञानव्यापी में सर्वे के दौरान, कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया कि ये जो शिवलिंग है ये कैसा पता चलेगा ये शिवलिंग है। तो कोर्ट ने कहा इसकी कार्बन डेटिंग करवाइए। देखिए जरा, अब कार्बन डेटिंग कैसे होती है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कोर्ट ने क्या कहा। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है, यानी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। जज ने कहा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करे, जो ऊपरी हिस्सा है शिवलिंग का उसका सर्वे करे, लेकिन इसमें 10 ग्राम से ज्यादा हिस्सा ना लिया जाए, क्योंकि कार्बन डेटिंग के लिए कुछ हिस्सा निकालना पड़ता है। तो ऊपरी हिस्सा निकाले और 10 ग्राम से ज्यादा का हिस्सा ना हो। ASI ने हाईकोर्ट में 52 पेज की रिपोर्ट पेश की थी। इसमें IIT रुड़की, IIT खड़गपुर के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी थी। इस रिपोर्ट में सर्वे के कई तरीके बताए गए। शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना इसकी जांच की बात कही गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। अब 22 मई को वाराणसी कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट यह तय करेगी कि कैसे शिवलिंग का सर्वे किया जाएगा। ज्ञानव्यापी परिसर में 16 मई 2022 को शिवलिंग मिला था। सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला था और अब इसकी कार्बन डेटिंग की बात आई है सामने। सुनिए जरा इस केस को लड़ने वाले वकील विष्णु शंकर क्या कह रहे हैं। 16 मई 2022 को उस तथाकथित मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग बरामद हुआ था वजू टाइम। तो उस शिवलिंग की हमने साइंटिफिक जांच की मांग की थी और साइंटिफिक जांच की मांग को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर के फैसले से खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पे साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। और इस ऑर्डर को हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सारे पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज हमारी पिटीशन अलाउ कर दी है। जिला जज महोदय का ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अब इस केस में साइंटिफिक सर्वे उस शिवलिंग का होगा। तो कोर्ट ने उन सारी चीजों को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे की एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और कोर्ट ने 22 तारीख जिला जज के सामने नियुक्त की है और 22 तारीख को जिला जज महोदय ये तय करेंगे कि आगे इसका साइंटिफिक सर्वे किस माध्यम से। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कार्बन डेटिंग दरअसल क्यों जरूरी है। कार्बन डेटिंग से क्या निकल कर आएगा, कैसे होगी कार्बन डेटिंग, बहुत कम लोग जानते हैं। कार्बन डेटिंग दरअसल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस।
इससे शिवलिंग की उम्र का पता चलेगा, यानी ये कितना पुराना है। मुस्लिम पक्ष का कहना है ये तो वजू खाना है, वजू खाने का फव्वारा है। फव्वारा है तो ये मस्जिद के बनने के बाद बना होगा या उस दौरान बना होगा। मस्जिद कब बनी है तब का पता चलेगा। और अगर हजारों साल पुराना है फिर तो ये फव्वारा नहीं है, अगर मस्जिद के निर्माण से पहले का है तो उम्र पता चलने से विवाद खत्म हो जाएगा। इसके लिए खास प्रक्रिया अपनानी होगी। पहले आसपास की चीजों की उम्र जानना होगा, क्योंकि आसपास की चीजों में कार्बन मौजूद होगा और उससे शिवलिंग की उम्र का अंदाजा लग सकता है। कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन का होना जरूरी है, लेकिन चट्टान और पत्थर में कहा जाता है कार्बन नहीं होता है। शिवलिंग एक पत्थर है, इसलिए वहां कार्बन नहीं होगा, इसकी भी संभावना है। और इसलिए आसपास की चीजों की उम्र जानना जरूरी होगी, जिससे शिवलिंग की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये कार्बन डेटिंग होती कैसे, इस पूरी प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा, कौन सी चीजें हासिल की जाएंगी जिसके बाद कार्बन डेटिंग का पता चलेगा। होता यह है दरअसल कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, और कार्बन डेटिंग की खोज 1949 में हुई, 1949 में शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियर्ड लिबी, और विलियर्ड लिबी को इसके लिए बाकायदा नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इससे किसी वस्तु की उम्र का पता लगाना आसान हो जाता है, और इससे मिट्टी की चीजें, पुरानी लकड़ी कितनी पुरानी है इसका भी पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक से वस्तु की अनुमानित उम्र का पता चलता है। यह है कार्बन डेटिंग। आइए तो संभव है कार्बन डेटिंग से पूरा विवाद भी खत्म होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, इजराइल का अंदाज, आतंकियों का डायरेक्ट इलाज। इजराइल और गाजा में जो लड़ाई होती है फिलिस्तीन में, वो फिर शुरू हो गई। देख रहे तस्वीर आप, ये देखिए सर, पहले गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए, ये एक एक कर रॉकेट आ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे गए, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और अगली तस्वीर जरा बैक टू बैक प्ले कीजिए। दूसरी तस्वीर में देखिए कि उसके बाद ये देखिए इजराइल ने काउंटर अटैक किया। फिलिस्तीन की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे थे, इजराइल ने उसे आसमान में ही ढेर कर दिया। उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे देख रहे हैं, एक ये आप देख रहे हैं किस कतार में एक के बाद एक रॉकेट दागे गए फिलिस्तीन की तरफ से, और उसके बाद इजराइल ने उन्हें आसमान में ही मार गिराया, लोगों तक ना पहुंच पाए। ये लड़ाई फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इजराइल ने जो अटैक किया। देखिए ये इजराइल का अटैक है जो सीधे आकर उस जगह पर हुआ जिसे हिट करना था। ये देख रहे हैं, एक आतंकी जो इमारत में था, मिसाइल गई सीधे वहां जाकर हिट किया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिस पर अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद की तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये कार जा रही थी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एक कार जा रही थी, उस कार पे धमाका हुआ, भीषण धमाका। आइए अब अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि इजराइल में जो नुकसान हुआ है, बहुत से रॉकेट कुछ ऐसे भी थे जो आयरन डोम नहीं इंटरसेप्ट कर पाया और आकर रॉकेट गिरे। उसके बाद देखिए ये इजराइल के अंदर जो तबाही हुई है, ये वो तबाही आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से एक अपार्टमेंट पर अटैक किया है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है ये फिलिस्तीन के इलाके में अटैक हुआ है, और जिस इमारत में हिट करना था ये वो सीधे हिट किया गया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा इसकी, ये अटैक के बाद आप देख रहे हैं पूरी इमारत है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। नया तरीका खोज निकाला है। नया तरीका यह है कि इमारत में रहने वाले बाकी लोगों को नुकसान ना हो। मिसाइल आए सीधे, अगर टॉप फ्लोर पर आतंकी रह रहा है तो सीधे जाकर उसको हिट करेगी, और हिट करने के बाद वो आतंकी खत्म हो जाएगा। इजराइल अब इस पर काम कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन का कहना होता है कि उनके यहां के बेगुनाह लोग मारे गए। तो आतंकियों का इलाज इजराइल ने कैसे खोज निकाला है वो देखिए जरा, कैसे आतंकियों का खात्मा कर रहा है इजराइल।
एक बड़ा आतंकी जो छिपा हुआ था, इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन है फिलिस्तीन में, इजराइल चुन चुन कर आतंकियों को मार रहा है। गाजा पट्टी में छिपे आतंकियों को सीधे टारगेट कर रहा है। ये देखिए, कई बड़े आतंकी रिहायशी इलाकों में छिपे और इजरायली फोर्स ने खास रॉकेट से हमला बोला। जहां आतंकी छिपे थे उस अपार्टमेंट को तबाह कर दिया। यानी उसने पूरी बिल्डिंग बर्बाद नहीं की, सिर्फ आतंकियों को हमले का शिकार बनाया। इजराइल के हमले में 3 दिन में 30 मौतें हुई और उसने 5 बड़े आतंकी कमांडर्स को ढेर कर दिया। ये आतंकी गाजा में अलग अलग ठिकानों पर मौजूद थे। आतंकी लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहे थे, लेकिन इजराइल ने इन्हें पहले इंटरसेप्ट किया। इनका पता लगाया कि बिल्डिंग में मौजूद है, किस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर है। फिर रॉकेट और मिसाइल से हमला बोला इन आतंकियों पर। आतंकियों के हथियार डिपो पर भी हमला किया गया है। उसने आतंकियों के 10 ऐसे डिपो बर्बाद कर दिए। मिसाइल और रॉकेट के कई वर्कशॉप को तबाह कर दिया गया है। इजराइल के हमले पर संयुक्त राष्ट्र ने भी एतराज जताया है। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमारा अभियान चलता रहेगा आतंकियों के खिलाफ। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले अभी नहीं रुकने वाले हैं। आतंकियों के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा इजराइल। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर फायरिंग हो गई है। बड़ी खबर, इमरान अभी मौजूद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। खबर थी और हाईकोर्ट के बाहर फायरिंग हो गई है, गोली चल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान मौजूद हैं, अभी बाहर नहीं निकले। इमरान को पुलिस सुरक्षा नहीं मिली हुई है और इसी दौरान फायरिंग हुई। तस्वीर देखिए, आपके सामने आ गई है। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाहर जहां फायरिंग हुई है, किसने फायरिंग की है? सवाल यह है कि इमरान लगातार टारगेट पर है। देश की सरकार उनके खिलाफ, सेना उनके खिलाफ। इमरान खान कितने महफूज हैं पाकिस्तान में, ये इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। बाहर आने के बाद इमरान खान दूसरी मुश्किलों में घिर जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ये फायरिंग हुई, अफरा तफरी का आलम है। वहां पहले से इमरान के साथ सुरक्षा मौजूद नहीं है और इमरान, अभी सोचिए, इस वक्त रात तक इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही मौजूद है। इस्लामाबाद में फिर से हिंसा की खबर मिल रही है। पुलिस ने इमरान को हाईकोर्ट से बाहर जाने से रोका है और ये देख रहे हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो हालात पाकिस्तान में अभी असंवेदनशील बने हुए, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।